नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही है वह संधि से संबंधित क्लास है। पिछली क्लास में हम संधि के बारे में पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि के 8 भेद और उन 8 भेदों में सवर्ण दीर्घ संधि जो है उसका अध्ययन पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज की हमारी ये जो क्लास है इसमें सवर्ण दीर्घ संधि के आगे के जो भेद हैं स्वर संधि के, उनकी चर्चा इस क्लास में करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो अपना टॉपिक है स्वर संधि और उसमें यण संधि। तो हेडिंग डालेंगे यण संधि। यण संधि, देखिए यण संधि की हम परिभाषा की बात करें कि यण संधि किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा जो है वो ये है, इको यणची। इसकी परिभाषा क्या है? इको यणची। इको यणची का विच्छेद जो है वो इस रूप में है, इक है, यण और अची। इक है, यण, अची, इको यणची। अब इक है, यण, अची है, इसका जो अर्थ है उस अर्थ की चर्चा करते हैं। इसका अर्थ हमें कैसे निकालना है, तो ध्यान देना। इसका जो अर्थ होगा वो ये है, इक प्रत्याहार के वर्ण के बाद इक प्रत्याहार के वर्ण के बाद कोई असमान स्वर विद्यमान हो, कोई असमान स्वर विद्यमान हो तो इक वर्ण के स्थान पर, जो इक प्रत्याहार का जो वर्ण है, इक वर्ण के स्थान पर यणादेश, एक वर्ण के स्थान पर यणादेश हो जाता है। सरल भाषा में इसको ऐसे समझ लीजिए, इक प्रत्याहार के जो वर्ण हैं ई, उ, री अथवा ली, ये वर्ण हो और उसके बाद में आए स्वर कौन सा? असमान स्वर। यदि असमान स्वर हो तो ई जो वर्ण है इसके स्थान पर हो जाएगा य, उ के स्थान पर हो जाएगा व, री के स्थान पर हो जाएगा र और ली जो है उसके स्थान पर हो जाएगा ल। ये इस तरीके से आप इसको याद रख लेना, ठीक है भाई। तो अपन ने ये कहा इक प्रत्याहार का यदि कोई वर्ण है तो उस इक प्रत्याहार के वर्ण के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो इक वर्ण के स्थान पर यण वर्ण हो जाता है यवरल। यवरल ये जो वर्ण है इन्हीं का नाम है अपने पास कहें यण वर्ण, ठीक है ना। यण वर्ण, ये इनका नाम ही है यण वर्ण, ठीक। इसको और अधिक सरल रूप में समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हो। पहली शर्त ये है, ई अथवा ई दोनों में से कोई सा भी हो और उसके बाद में स्वर होना चाहिए कौन सा? असमान, असमान स्वर। तो ई जो भी है उसके स्थान पर यह हो जाएगा। दूसरी शर्त है उ अथवा उ, इनमें से कोई सा भी है उसके बाद में फिर से असमान स्वर होना चाहिए और यदि असमान स्वर है तो उ जो आया है उस उ के स्थान पर हो जाएगा व। तीसरी शर्त है, अगर हमारे पास री हो, री छोटी हो या बड़ी हो, फिर उसके बाद असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर दे रखा है तो री में से जो भी आया है उस री के स्थान पर रे कर देंगे। और चौथी शर्त को आप ऐसे याद रखना, यदि री के बाद में असमान स्वर आ जाए, री के बाद कौन सा स्वर हो? असमान स्वर, तो ली जो वर्ण है उस ली के स्थान पर हमें कर देना है क्या?
ले। ये जो 4 शर्त हैं उनको आप इस तरीके से ध्यान रखना, वो यण संधि होगी। उदाहरणों के द्वारा हम समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण अपने पास आ गया प्रति धन एकम, ये उदाहरण है। इसी प्रकार उदाहरण है अपने पास सुधि धन उपास्य, ठीक है। इसी प्रकार उदाहरण आ गया मधु धन अरि, इसी प्रकार है वधु धन आगमनम, ठीक है। अगला उदाहरण है अपने पास जैसे पितृ धन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, ये उदाहरण आ गया अपने पास। दूसरा उदाहरण जैसे मातृ धन आज्ञा, ये उदाहरण आ गया। इसी प्रकार लृ धन आकृति, ये अपने पास उदाहरण हैं, ठीक है। अब इन उदाहरणों से आप समझ लीजिए, प्रति प्लस एकम लिखा तो प्रति के अंत में यहाँ पर क्या है ई, और एकम के आरंभ में ए, तो ई के बाद ए है, मतलब असमान स्वर है। और असमान स्वर यदि हो तो ई के स्थान पर ये कर दो। जैसे ही ई के स्थान पर ये करेंगे तो तय आधा हो जाएगा, और ई का कर दिया अपन ने ये। अब ये में आगे जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगा दीजिए, तो रूप क्या बन गया प्रत्येकम। इसी प्रकार यहाँ देखो सुधि, तो सु और ध में से ई निकलते ध आधा, ई की जगह ये, और आगे जो स्वर है उ स्वर है तो उ की मात्रा लगा दीजिए, रूप बन गया शुद्ध्युपास्य, ठीक है। यहाँ चलो मधु में मैं और ध आधा, क्यों? क्योंकि उ का तो वह करना है ना। अब जो उ है उसका वह कर दो, और वह में ए है तो ए मिल गया, और रूप बन गया मध्वरी। यहाँ पर ही वधु तो वध वागमनम, ऐसे रूप बन जाएगा वधवागमनम। यहाँ री का रे करेंगे ना, री का रे करेंगे तो तय आधा हो जाएगा, और इसमें रे लगा दो तो पित्र त्रि। अब ये रे में आ मिलाएंगे तो पित्रा, और आगे से है ज्ञा, पित्रा ज्ञा। इसी प्रकार यहाँ बन जाएगा मात्रा ज्ञा। तो यहाँ क्या बन जाएगा लृ, लृ का क्या करना है ले, और ले में क्या मिलेंगे आ, तो रूप बन गया कौन सा लाकृति, ठीक है। तो इस रूप में तो ये यण संधि हुई अपने कैसे, यदि ई उ री अथवा लृ के बाद असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रे, और लृ के स्थान पर लय हो जाएगा। तो यह व रे लय, ये जो वर्ण है यणोअंतस्था से अपन ने पढ़े थे, यह व रे लय को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। तो जिस अंतस्थ वर्ण है वो यण प्रत्याहार के वर्ण है। तो जिस संधि में यण वर्ण बनते हैं उस संधि का नाम हो गया कौन सी संधि, यण संधि। तो यहाँ पर ये यण संधि। अब चलो इस संधि के कुछ एग्जाम्पल और हैं, वो भी लेते हैं, कुछ उदाहरण और लेते हैं इसका, जिनका विच्छेद आदि सीखते हैं। मैं उदाहरण लिख रहा हूं यहाँ इनका। जैसे इत्यपि, इत्येवं, इत्यत्र, इत्यल्पः, इत्यस्मिन्, अत्यावश्यकम्, अत्यंतः, इसी प्रकार यद्यपि, पठत्यत्र, दध्यत्र। इसी प्रकार आगे पर्यावरणम, अध्यधि, उपरि उपरि, अध्यास्ते, इसी प्रकार न्यास है, न्यवशत, अस्तुत्तरश्याम,
नद्युद्गम अत्यपि। इसी प्रकार आगे उदाहरण है प्रत्यर्थम प्राप्त्यर्थम स्त्रुत्स्व है नद्या। फिर आगे पठत्वत्र पठत्वेक है स्वल्प है स्वागतम। गुर्वाज्ञा गुर्वऋणम वध्वादेश है धेन्वा। इसी प्रकार पितृनुमति पितृपदेश है भ्रातृपदेश है। आगे सवितृदय है। ठीक है। इसी प्रकार आगे उदाहरण लिखे अपन भ्रात्रा कर्त्री। ऐसे ही लाकार है लादेश है लनुबंध है। ऐसे कुछ ये यण संधि के अपन ने उदाहरण लिए हैं। अब इन सब का हम विच्छेद कर लेते हैं। विच्छेद करते हैं और विच्छेद में देखिए सबसे पहले अपने पास शब्द जो लिखा है वो है इत्यपि। तय के बाद में यह दिखाई दे रहा है तो जो आधा है उसको पूरा कर दो तय। तय में क्या है यह, तो यह है तो ई की मात्रा लगा दो इति। अब यह में क्या मिला हुआ है ए, अलग निकाल दो अपि। इति प्लस अपि। ऐसे देखिए तय के बाद में यह आ गया तो जो आधा वर्ण है उस आधे वर्ण के बाद यह वर्ण में से कोई सा आ रहा है तो आधे को पूरा कर लो। तो तय के बाद में यह है तो फिर से ऐसे कर लो इत। अब यह है तो ई की मात्रा लगा दो इति। यह में जो भी स्वर मिला है उसको प्लस के चिन्ह के आगे लिख दो। यह में क्या मिला हुआ है ए, तो ए को आगे लिख दो एवं। इति धन एवं, तो यहां पर क्या हो जाएगा जी हाँ जल्दी बोलिए इति धन अत्र। ऐसे ही यहां करेंगे इति धन अल्प है इत्यस्मिन्। इति धन अस्मिन् अत्यावश्यकम। तो अति धन आगे क्या करोगे आवश्यकम। अति धन आवश्यकम अत्यंत है अति धन अंत है यद्यपि। तो यदि धन अपि पठत्यत्र पठति धन अत्र दध्यत्र दधि धन अत्र। ऐसे ठीक है। इधर चलो
पर्यावरणम, परिधने, आवरणम, अध्यधि, अधिधने, अधि, उपरि उपरि, उपरि धने, उपरि, अध्यास्ते, अधिधने, आस्ते, न्यासे है, निधने, आसे हैं। ऐसे ही व्यासे का क्या हो जाएगा, विधन आसे, न्यवसत तो निधने, एवसत, अस्त्युत्तर श्याम, यहां से तोड़ दो, अस्ति धने, उत्तर श्याम, अस्त्युत्तर श्याम, नद्युदकम, नदी धने, उदकम। ऐसे ही अत्यपि, अति धने, अपि, अत्यपि। ठीक है, आगे जो उदाहरण है, प्रत्यर्थम, प्रति धने, अर्थम, प्राप्त्यर्थम, प्राप्ति धने, अर्थम, स्त्रीउत्सव, स्त्री धन उत्सव, नद्या, नदी धन आ, पठत्वत्र, पठतु धने, अत्र, पठत्वेक, पठतु धने, एक है, स्वल्प है, सुधने, अल्प है, स्वागतम, सुधने, आगतम। ऐसे इनका विच्छेद होगा। आगे गुरुवाज्ञा, गुरु धने, आज्ञा, गुरुव्रीणम, गुरुधन, ऋणम, गुरुव्रीणम, वध्वादेश, वधूधन, आदेश है, धेनवा, धेनुधन आ, पितृनुमति, पितृधन, अनुमति, पितृपदेश, पितृधन, उपदेश। इसी प्रकार भ्रातृपदेश, भ्रातृधन, उपदेश। आगे सवित्रुदय, सवित्री धन, उदय है, भ्रात्रा, भ्रातृधन आ, कर्त्री, कर्तृधन ई, लाकार, लृधन, आकार है, लादेश है, लृधन, आदेश है, लनुबंध है, लृधन, अनुबंध है। ये इस तरीके से आप इनका विच्छेद करेंगे। ये यण संधि। ठीक है, तो अपन ने ये कहा ई उ री लृ, ये चार वर्ण है। ई उ री लृ इक वर्ण के बाद असमान स्वर होगा तो इक के स्थान पर यण होगा, और यण में भी चार वर्ण आते हैं, य व र ल। मतलब ई उ री लृ के बाद यदि कोई असमान स्वर हो तो ई उ री लृ के स्थान पर क्रमशः य व र ल आदेश हो जाते हैं। इस संधि को कहते हैं अपन कौन सी संधि? यण संधि। तो सवर्ण संधि में जो अच् स्वर संधि है, उस स्वर संधि में पहला भेद सवर्ण दीर्घ संधि, और दूसरा भेद जो है वह हो गया कौन सा? यण संधि। ठीक है, उसके बाद अगला भेद, तीसरा भेद जो है उसकी चर्चा करते हैं। तीसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि
इसमें ध्यान दें, परिभाषा जो है गुण संधि की वो ये है, आद गुण है, आद गुण है। ये गुण संधि की परिभाषा है, आद गुण है। आद गुण क्या कहता है उसके विषय में सुनना। इसका अर्थ हमें यह निकालना है, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ई उ ए या आ के बाद ई उ री अथवा री, ओब्लिक लगा रखा है, इनमें से कोई सा भी हो। तो ए या आ के बाद ई उ री री विद्यमान हो, विद्यमान हो तो, विद्यमान हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर दोनों वर्णों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। सीधी भाषा में ये समझ लो, ए आ के बाद ई उ री री हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर गुण वर्ण बन जाएगा। गुण एकादेश का मतलब दोनों की जगह एक ही वर्ण बनेगा और वो भी बनेगा कौन सा, गुण वर्ण। अब प्रश्न ये है कि ये गुण वर्ण होता क्या है, किसे हम गुण वर्ण कहें। तो गुण संज्ञा के लिए या गुण वर्णों के लिए एक सूत्र आता है जिसे आप गुण संज्ञा सूत्र भी कह सकते हैं। गुण संज्ञा, गुण संज्ञा, गुण संज्ञा का मतलब है कि कौन से वर्णों को हम गुण वर्ण कहें। तो इसके लिए जो परिभाषा है वो ये है, अदेंग गुण है। दोनों में अंतर कर लो, अगर गुण संधि का सूत्र है तब तो आद गुण है और गुण संज्ञा का सूत्र है वो अदेंग गुण है। मतलब कौन कौन से स्वर हैं जिनको हम गुण स्वर कहें। तो अदेंग गुण जो है इसका विच्छेद करेंगे तो ये होगा अत धन एंग, अत धन एंग और आगे लिखा है फिर गुण है। अब ये जो अपने अत लिखा है, इस अत से तात्पर्य तो हो गया ए, और एंग जो लिखा है इससे तात्पर्य हो गया ए और ओ। इसका मतलब कितने वर्ण हो गए, 3 वर्ण। इन तीनों को कहते हैं अपन गुण वर्ण या गुण स्वर। ये ध्यान रखें, ये गुण स्वर या गुण वर्ण है। तो कौन कौन से वर्णों को हम गुण वर्ण कहेंगे, ए ओ, ये जो 3 वर्ण है इनको हम गुण स्वर कहते हैं। इसका मतलब आप ये ध्यान रखना कि सरल सी भाषा में आप ये कह दो, सरल शब्दों में अदेंग गुण जो सूत्र अपन ने पढ़ा है इसका अर्थ ये होगा, ए तथा ओ, ए तथा ओ वर्णों की गुण संज्ञा होती है। अतः ये वर्ण गुण संज्ञक वर्ण गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। अतः ये वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं, गुण संज्ञक वर्ण। तो इसका मतलब गुण संज्ञक वर्ण की यदि बात आ जाए, गुण संज्ञक वर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होंगे, एक तो ए होगा, एक ए होगा और एक ओ होगा।
ये जो तीन वर्ण हैं, इन तीनों वर्णों को आप कहेंगे कौन से वर्ण? गुण संज्ञक वर्ण। ये जो तीन वर्ण हैं ए ओ, इन वर्णों को आपको गुण संज्ञक वर्ण कहना है। ठीक है। अब इस संधि को हम सरल भाषा में कैसे पढ़ें? तो सरल रूपों में आप ये कह सकते हैं कि इसकी शर्त बना लेते हैं गुण संधि की। नंबर 1, ए या आ होगा, उसके बाद में ई अथवा ई हो जाएगा। दूसरी शर्त अपने पास है ए या आ, उसके बाद में ऊ अथवा ऊ, दोनों में से कोई सा भी। तीसरी शर्त हो गई ए अथवा आ, उसके बाद में री अथवा री, यह है कि। और चौथी शर्त जो है वो होगी ए अथवा आ, और उसके बाद में आपके पास होगा लरी। अगर ऐसी शर्त आ जाए तो दोनों वर्णों की जगह गुण एक आदेश कर देंगे। अब गुण एक आदेश का मतलब है, देखो गुण वर्ण एक बार यहां ऐसे समझ लीजिए, अपन ने ए या आ के बाद में ई उ री और लरी इनकी चर्चा करे थे ना, और गुण वर्ण आगे कौन से? ए और ओ, ये तीन गुण वर्ण हैं, ये तीन गुण वर्ण है। अब जो ए अकेला है, जो ए यहाँ अकेला है वो संधि में अकेला नहीं होगा। उरण रप्रय सूत्र से रे प्रत्याहार के वर्ण साथ आएंगे, और रे प्रत्याहार में जो वर्ण होते हैं रे और ले होते हैं। इसका मतलब ए जो है अकेला नहीं आएगा, ए के साथ रे और ले जुड़ेंगे, तो रे जोड़ देंगे तो रूप बन जाएगा अरे, और ले जोड़ दिया तो रूप बन जाएगा क्या? अल। तो ये इस रूप में आएगा। चलो इसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। चार वर्ण हो गए अपने पास, ए ओ अरे और अल। पहचान में अपन ने ये पढ़ा था कि गुण संधि में ए ओ अर अल इनमें से एक आएगा। अब अपने पास शर्तें आ गई कि ए या आ के बाद में ई उ री लरी हो तो कौन सा करें? तो देखो ए या आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। समझ ले कौन से वर्ण को करना है भाई? करना तो इन चारों में से है, कोई सा करेंगे? तो ए या आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो दोनों को मिलाएंगे तो कंठ तालु। अब यदि इन वर्णों में हम कंठ तालु की बात करते हैं तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, अतः ए या आ के बाद में ई कोई सा भी है, दोनों की जगह कर देंगे कौन सा? ए। ये हो गया कंठ तालु। फिर इसी प्रकार ए आ का तो है कंठ और ऊ का है ओष्ठ, तो दोनों को मिलाएंगे तो कंठोष्ठ। तो ओ जो है वो होता है कंठोष्ठ वर्ण, तो दोनों के स्थान पर हो जाएगा क्या? कंठोष्ठ। अब देखो इधर ए या आ का तो है कंठ और री का क्या है? मूर्धा। तो कंठ और मूर्धा। अब कंठ और मूर्धा की बात करेंगे तो ए का तो है कंठ और रे जो है ऋतु रसाना मूर्धा से ये मूर्धा है। इसका मतलब ए या आ के बाद में री होगा, तो दोनों वर्णों के स्थान पर हमें कर देना है अर। और ए का आ का कंठ री का दंत, तो कंठ के साथ अल जो लिखा है वो दंते वर्ण है, तो इसलिए आप सीधा ही अर्थ याद रख लें, यहां बन जाएगा अल। वापस से समझे, ए या आ के बाद में ई होगा तो ए बनेगा, ए या आ के बाद ऊ है तो ओ बन जाएगा, ए या आ के बाद री है तो अर बनेगा, और ए या आ के बाद री आ गया तो अल बनेगा। तो ए ओ और अर अल में ए आ रहे ना, वो रे और ले तो रे प्रत्याहार जुड़ता है। अब आप सीधा याद रख लें ए ओ अर अल जो है वो गुण रूप में है, गुण स्वरों के रूप में है। तो जहां गुण स्वर बनेंगे या गुण वर्ण बनेंगे उस संधि का नाम हो जाएगा कौन सी संधि? गुण संधि। ठीक है। अब लेते हैं इनके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। इनके उदाहरणों की हम चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण ढूंढते हैं। जैसे अपने पास उदाहरण आ गया, उपधन इंद्र है, इसी प्रकार गंगाधन उदकम, इसी प्रकार अपन उदाहरण ले कृष्ण प्लस रिद्धि, और इसी प्रकार है जैसे तव प्लस लृकार है। ये अपन ने उदाहरण लिखे हैं। अब इन उदाहरणों को समझ लीजिए आप।
सबसे पहले तो क्या कहा, उप प्लस इंद्र, ए या आ के बाद में ई होना चाहिए, तो उप में ए है लास्ट में, यहाँ ए है और यहाँ ई है, तो ए और ई मिलकर के ए बन जाएगा, और ए बन गया तो रूप बन जाएगा कौन सा, उपेंद्र। ठीक है। इसी प्रकार आ के बाद में उ आ गया तो ओ बन जाएगा, और तो रूप ये बन जाएगा गंगोदकम, गंगा का जल। ठीक है। इसी प्रकार कृष्णर्धि, ए के बाद में री है तो अर बनेगा, तो कृष्ण और अर्धि, कृष्णार्धि। इसी प्रकार तवलकार, तो तव और अल बन जाएगा, तो रूप बन जाएगा तवलकार है। इन दोनों को समझ लीजिए, डिटेल से समझ लो आप। कैसे, कृष्णार्धि में है तो कृष्ण, यहां से ए निकाल देंगे और यहां से धी में से री निकाल देंगे, और दोनों की जगह एक ही बन जाएगा अर। यहां पर तव ए निकाल दिया और लृकारे का लृ निकाल दिया, तो बच गया कार, और दोनों के स्थान पर ए और लृ के स्थान पर बन गया यहां पर अल। ऐसे बन गया। अब जैसे ही ये इस रूप में बने हैं तो इनको मिलाएंगे, तो कृष्ण में तो ए मिल जाएगा तो नहीं पूरा, और आगे रे आधा है, फिर व्यंजन है तो जो रे है आगे वाले व्यंजन के ऊपर, तो कृष्णार्धि ऐसे रूप हो गया। इसी प्रकार तव में वे में ए मिल जाएगा तो वह पूरा ले आधा है, उसके बाद व्यंजन है तो ले आधा ही रह जाएगा, तो तवलकार। ये इस रूप में यहाँ आपको शब्द देखने को मिलेंगे। कृष्ण धन रिद्धि से कृष्णार्धि, तव धन रिकार से तवलकार है। तो ए या आ के बाद में ई होगा तो ए बनेगा, ए या आ के बाद उ होगा तो ओ बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार ए या आ के बाद री होगा तो अर बनेगा, और ए या आ के बाद लरी होगा तो क्या बनेगा, अल बनेगा। क्लियर। ये थी गुण संधि। अब इस गुण संधि के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, वो और लेते हैं। जैसे तथेति, नेति, चेति, वेति, नेच्छति, यथेच्छम, यथेष्टम। इसी प्रकार नगेंद्र है, महेंद्र है, सूर्योदय, चंद्रोदय, परोपकार है, सेयम, लतेयम, वर्षर्तु, राजर्षि, महर्षि, आगे परीक्षोत्सव है, दीपोत्सव है, गंगोर्मी, यमुनोर्मी, ठीक है। इसी प्रकार जलोर्मी, ऐसे। इसी प्रकार आगे उदाहरण लिखें, जैसे वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु,
पुरुषर्षभ, पुरुषर्षभ, देवर्षभ, ठीक है, उत्तमर्ण है, अधमर्ण है, परमर्त है, प्रोढवान, स्वेच्छा, ऐसे ये कुछ गुण संधि के अपन ने उदाहरण लिखे हैं। अब इन सब का हम विच्छेद करते हैं। विच्छेद होगा इनका। तथेति ये शब्द लिखा है तो एक ही ध्वनि आ रही तो शब्द को यहीं से तोड़ दो। तथा धन इति, नेति, न धन इति, चेति, चे धन इति, ऐसे। इसी प्रकार वेत्ति, वा धन इति, नेच्छति, न धन इच्छति। इसी प्रकार यथेच्छम, यथा धन इच्छम, यथेष्टम, यथा धन इष्टम, नगेंद्र है, नग धन इंद्र है, महेंद्र है, महाधन इंद्र है। आगे उदाहरण है सूर्योदय, सूर्य धन उदय है, चंद्रोदय, चंद्र धन उदय है, परोपकार है, पर धन उपकार है, सेयम, साधन यम, लतेयम, लताधन इयम, वर्षर्तु, वर्षाधन ऋतु। क्यों? क्योंकि वर्षर में अर की ध्वनि बोल रही है तो वहीं से हो जाएगा वर्षर्तु। राजर्षि, राजधन ऋषि, राजधन ऋषि, महर्षि, महाधन ऋषि। ठीक है, आगे परीक्षोत्सव है, परीक्षा धन उत्सव है, दीपोत्सव, दीप धन उत्सव है, गंगोर्मी, गंगा धन ऊर्मी, यमुनोर्मी, यमुना धन ऊर्मी। ठीक इसी प्रकार जलोर्मी, जल धन ऊर्मी, वसंतर्तु, वसंत धन ऋतु। आगे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु। ऐसे उदाहरण होंगे। इसी प्रकार पुरुषर्षभ, पुरुषर्षभ तो पुरुष, पुरुष, उसके बाद क्या है ऋषभ, पुरुष धन ऋषभ है। देवर्षभ तो हो जाएगा देव धन ऋषभ है, उत्तमर्ण है, उत्तम धन ऋण है, अधमर्ण है, अधम धन ऋण है, परमर्त है, परम धन रीत है, प्रोढवान
प्रधन ऊटवान स्वेच्छा स्वधन इच्छा। ठीक है, ऐसे ही कुछ एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। अल के उदाहरण ले लें, जैसे तवल दंत है, ममल दंत है, ममलकार है। ये उदाहरण आगे इसके। ठीक है भाई, अब देखो अल की ध्वनि आ रही है, तो अल की ध्वनि है तो अल तो ए के बाद में लरी आने पर बनता है, तो तव धन लरी दंत है, ये हो जाएगा। ममल दंत का मम धन लरी दंत, ममलकार मम धन लरीकार, तो ये अल की ध्वनि के साथ है। तो ऐसे आप वहां ध्यान रखेंगे, इस तरीके से इनका भी छेद करेंगे। चलो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जो पाठ्य पुस्तकों के उदाहरण है उनकी चर्चा और कर लेते हैं। जैसे महोदधि, महोदधि ये उदाहरण आ गया। इसी प्रकार जैसे महोदय, महोदय, महोत्सव है, ये उदाहरण आ गए। ठीक है, अब इनका भी छेद कैसे करेंगे? महोदधि तो महा धन उदधि, ऐसे हो जाएगा महाधन उदधि। महोदय का महाधन उदय, महोत्सव महाधन, आगे क्या करोगे? उत्सव है। ठीक है ना, इस तरीके से ये अपनी होगी कौन सी संधि? गुण संधि। तो गुण संधि में सरल सा रूप अपन ने ये कहा था कि यदि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ई उ रीलरी हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर ए ओ अर अल होगा। ए या आ के बाद में ई है तो ए हो जाएगा, उ है तो ओ होगा, री है तो अर और लरी है तो अल। और इसके जो एग्जाम्पल है आपने ये जो उदाहरण है इनके वो ढूंढे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो स्वर संधि है उस स्वर संधि का जो तीसरा भाग है अपना गुण संधि वह कंप्लीट होता है। ठीक है, अब कुछ गुण संधि के जो अपवाद हैं जिनमें वृद्धि आदि संधि होती है, तो वो जो अपवाद स्वरूप कुछ उदाहरण है उनकी चर्चा जो है हम वृद्धि संधि के साथ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।